दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को आज हम हल करने जा रहे हैं। जैसे मुझे समय मिलता है और आपके पेपर मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के उन पेपर्स को मैं हल करवाऊं। संसाधन हमारे पास नहीं है। बहुत छोटे से एक ऐप के माध्यम से कई टीचर्स ने कहा कि सर आप तो एक छोटे से ऐप से बनाते हो, लोग डेस बोर्ड का प्रयोग करते हैं, उनके इतने व्यूज नहीं आते हैं, आपके छोटे से बच्चे कैसे देख लेते हैं। तो मेरा जवाब यही होता है कि मेरा बच्चा चकाचौंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण इन चीज़ों को मानता है कि उसको कंटेंट कैसा मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे इस पेपर के माध्यम से, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इसका एनालिसिस। प्लस इसमें आप अपने आप को भी इवैल्यूएट करें कि मैं कहाँ तक हूँ। ठीक है, पेपर इजी नहीं है, कोई भी पेपर इजी नहीं होता है। आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपको पेपर इजी लगने लग जाता है, और कोई तैयारी अच्छी नहीं होती है तो पेपर हार्ड लगने लग जाता है। और मैं कई बार इन चीज़ों को बोलता हूँ कि पेपर को हल करते समय अपने आप को उस परिस्थिति में रख के सॉल्व करें। ठीक है, आप अपने आप को उस जगह पे रख के अपने आप का उत्तर देने की कोशिश करें, सही होगा। सब कुछ पढ़ने से सही नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ये पेपर आज वाला है, पिछले वाला पेपर है, मुझे नहीं लगता कि अवनी मनोविज्ञान जिसने भी पढ़ी है उसका कोई प्रश्न गलत होगा, क्योंकि पेपर पूरा वो आ रहा है वहाँ से। ठीक है, बस उस में से कुछ बच्चों के 25 भी सही हो रहे हैं, कुछ के 30 भी हो रहे हैं, कुछ के 22 भी हो रहे हैं। वो रीजन, अंतर होने का रीज़न ये है कि आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। बाकी चीज़ें वही हैं, मतलब वहीं से ही वो चीज़ें घूम फिर के आ रहे हैं। तो आज का पेपर भी मुझे विश्वास है कि लगभग 30% आए हैं, और 30 में से 29, और 29 क्या 30 में से 30 ही मानो, यदि बच्चे ने ढंग से किया तो वो आराम से इसका उत्तर दे सकता है। मतलब 29% एज इट इज अपनी किताब में से हैं। 1% नया पर्सन है जो शायद कहीं नहीं है। हाँ, फैसगेट वाली जो किताब आ रही है उसमें ज़रूर मैंने डाला है, वो बताऊँगा कौन सा एकदम नया पर्सन है। बाकी 2-3% आपको ऐसे लगेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े। तो बहुत अच्छा पेपर है, सोल्व कीजिएगा। देखिए, लेवल 2 का पेपर है ये, एस्टेट का। पहला प्रश्न, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। अब देखिए, आपके दिमाग में आएगा सर हम रेट की तैयारी कर रहे हैं, संरचनावाद तो ये पहला जो टॉपिक होता है ना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसके संप्रदाय, ये पहले टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है। और पहले टॉपिक में से सीटेट एस्टेट में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, जबकि रेट के सिलेबस में टॉपिक नहीं डाल रखा और रेट में अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप इस पहले टॉपिक बुक को भी देख सकते हैं, जबकि रेट के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन एस्टेट में बहुत प्रश्न आए हैं यहाँ से। तो संरचनावाद क्या था, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन और पहला संप्रदाय था, जिसकी स्थापना विलियम वुंट और टिचनर ने की थी। टिचनर इनका शिष्य था, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1890 भी कुछ किताबों में लिखा मिलता है, और 1892 भी। जैसे मेरी किताब में एक जगह मैंने 1890 लिख रखा है, एक जगह 1892 लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव में 1892 लिख रखा है। तो ये दोनों ही उत्तर अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में आता है तो आपको 1892 ही करना है। क्या करना है, 1892। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी, और स्पेशली टिचनर ने की थी। विलियम वुंट जो है उसके मूल प्रतिपादक हैं। ठीक है, विचार विलियम वुंट का था, लेकिन क्रियान्वित जो किया वो टिचनर ने किया। ठीक है, तो विलियम वुंट और टिचनर का संप्रदाय था सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है, और इसी संप्रदाय ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। इसलिए ये प्रश्न कई बार आता है ना कि आधुनिक मनोविज्ञान का विश्व स्तर पे जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का विश्व स्तर पे जनक विलियम वुंट को है। और अमेरिका में जो माना गया है, अमेरिका में जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न के अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, विलियम वुंट। ये पहला संप्रदाय है मनोविज्ञान का, प्राचीन संप्रदाय है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर यदि अपनी किताब में आपको देखना है तो ये प्रश्न संख्या 3 के ऊपर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अपनी अवनी आरबीडी जो मनोविज्ञान है ना, आरबीडी से मैंने केवल एक एडिशन निकाला है, और ये इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि सर इस पे जो नई किताब खरीदने हैं उस पर एक युद्ध पाठशाला लिखा मिलता है, इस पर आपका कंटेंट मिलेगा क्या। इस पर मेरा कोई कंटेंट नहीं है। इस पर आपको, आप सोच रहे हैं कि फ्री में कुछ वीडियोज़ नहीं हैं, ऐसा कुछ भी अभी तक। ठीक है, तो आप फालतू में परेशान नहीं हो, ऐसा प्रश्न बार बार नहीं पूछें। अभी तक ऐसा कोई कंटेंट उस पर डाला नहीं गया है, वो केवल आरबीडी का एक ऐड है एक प्रकार से। तो आप देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, आप स्पेशली तो रीड के लिए आपको जो एडिशन आपने ले रखा है, चाहे वो पहला ले रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवें एडिशन में थोड़े थोड़े कोई चेंज हुए हैं, किसी में आरबीडी का विज्ञापन आ गया, किसी में नहीं है, तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एडिशन आपके पास है बेहतरीन है, पढ़ते रहें उसको। ठीक है,
तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया विलियम वुंट हो गया, बता दिया मैंने संरचनावाद क्या है, पहला संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय, ठीक है। और विलियम जेम्स और विलियम वुंट 1892 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चेतना और चेतना के 3 तत्वों के अध्ययन पे बल देता है। दूसरा प्रश्न है केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण की मापनी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, आप जिसने भी अवनी मनोविज्ञान पढ़ा, आपका तो गुरुजी अवनी का नाम लेते हो, मैं तो लूँगा ही साहब कि मेरी किताब से यदि पेपर अच्छा आ रहा है तो मैं तो निश्चित रूप से लूँगा, और इस विश्वास दिलाने के लिए आपको कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ये कोई गारंटी नहीं होती कि भविष्य में ये चीज़ होगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं वो लगभग देखो आप यहाँ से आ रहे हैं, जबकि जो स्कूल व्याख्याता का नया एडिशन आएगा उसमें तो मैंने मेट्रो और भी नए 100 पेज नए जोड़े, याद रखो, ठीक है। तो केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण की मापनी किसके लिए बनाई गई है, मैंने किताब में डाल रखा है। पहली मापनी 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा स्तर जो है वो 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, और तीसरा है उच्च स्तर के बच्चों के लिए। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई है, तो फर्स्ट मापनी का मतलब पहला स्तर हो गया। तो पहला स्तर मतलब कितना हो गया, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया। कितना हो गया, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रथम स्तर हो जाएगा। तो दिमाग में क्या रखना है, आपको याद रखना है, पहली मापनी किसके लिए बनाएगी, 4 से 8, दूसरी 8 से 12 और तीसरी उच्च स्तर के बच्चों के लिए। ये प्रश्न संख्या 141 के ऊपर अपनी अवनी मनोविज्ञान में आपको मिल जाएगा। जिनके पास पहला एडिशन है उनमें पेज ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखना। बाकी किताब में कंप्लीट दे रखा है मैंने पूरा का पूरा। और ये परीक्षण जो है वो बुद्धि का जो है वो सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में आता है, और ये जीव बुद्धि का मापन करता है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो आप देख रहे हैं वह है गंभीर मानसिक मंदता वाले। अब देखिए मंद बुद्धि बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक 10 सीरीज की टेस्ट सीरीज लाऊं जो डिजिटल बोर्ड पे समझाऊं आपको, ताकि थोड़ा सा मेरा चेहरा आपको दिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, एक किसी बात हुई है मेरी किसी एफ वाले से, तो उनके माध्यम से 10 एक शानदार टेस्ट सीरीज, मतलब पूरा सिलेबस उसके माध्यम से कंप्लीटली एक एक चीज़ रिपीट करवा दूंगा, एक एक चीज़ वो मैं खुद बनाऊंगा 10 टेस्ट। तो ये मेरा प्रयास है, संभावना है भी, गारंटी नहीं है। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि, देखो मंद बुद्धि बच्चों का जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं वो 4 प्रकार के बच्चे अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, 4 प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं अपनी जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाला टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो साधारण मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है, उनकी तो मैंने 52 से लगभग 69 बुद्धि लब्धि बता रखी है, ठीक है ना। कितने बता रखी है, 52 से 69, ठीक है ना। या कुछ किताबों में 52 से 67 दे रखा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उनकी तो होती है 52 से 67, कुछ में 52 से 69, ये साधारण मानसिक मंद बुद्धि होते हैं। दूसरा होता है अल्प मानसिक मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 36 से 51, तो दूसरा भी नहीं है। तीसरी होती है गंभीर मानसिक मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से 35, और चौथी होती है गहन मानसिक मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पिछली बार रीट 2018 में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक कौन से होते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। 50 से 60 तो साधारण होता है, ये अल्प होता है। 20 से 35 क्या होता है, गंभीर होता है। 20 से 35 क्या होता है, गंभीर होता है। और 20 से नीचे क्या होता है, अति गंभीर होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 से 35। ये अपनी किताब में डाल रखा है मैंने। मंद बुद्धि बच्चों वाला जो व्यक्तिगत विद्या वाला टॉपिक है उसमें 155 के पृष्ठ पे पूरी टेबल बना रखी है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। चौथा प्रश्न है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लैंगिक परिवर्तन, ठीक है ना। जितने भी शारीरिक परिवर्तन है, लैंगिक परिवर्तन है, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वाले परिवर्तन है, ठीक है। लड़कियों में जो भी, लड़कों में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आपको लगेगा कि सर कुछ गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगा। आप सब समझदार हैं, मेच्योर हैं, याद रखना। तो वो कौन सी अवस्था में होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में तो नहीं होते हैं, पश्च किशोर अवस्था नहीं, उत्तरी किशोर अवस्था नहीं होते हैं, वयस्क अवस्था इससे पहले हो जाते हैं, वय संधि काल, प्यूबर्टी एज। अब वय संधि काल क्या होता है, वय संधि काल अपन एक प्रकार से बोलते हैं कि ये पूर्व किशोर अवस्था का समय होता है, ठीक है। और इसके जो शुरुआती वर्ष होते हैं ना, 2 वर्ष, जैसे कि लड़कियों में हो सकता है कि 12 से 13 वर्ष से या 13 वर्ष आयु, और लड़कों में लगभग 14 से 15 वर्ष आयु। तो ये प्यूबर्टी एज होते हैं। इनमें जितने भी परिवर्तन होते हैं ना लड़के और लड़कियों में शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, वो सब यहाँ होते हैं। तो इसको वय संधिकाल, प्यूबर्टी एज कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था भी आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने किताब में डाल रखा है, और ये भी आप देख सकते हैं किशोरावस्था वाले बिंदु में प्रश्न संख्या 78 के ऊपर आप देख लेना। अगला प्रश्न, हर चीज़ आएगी किताब से, याद रखना, आपको अविश्वास मत रखना। बहुत अच्छी किताब है, लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगी क्योंकि आज तक आपने किताब ढंग की पढ़ी नहीं, तो नई चीज़ मिलेगी तो आपको हार्ड लगती है।
कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? मैंने ये प्रश्न पहले भी बहुत हल करवाया है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, तो अंतर्दृष्टि का इसमें प्रयोग होता है क्या? नहीं होता। अंतर्दृष्टि का प्रयोग केवल गेस्टाल्टवादी संज्ञानवादी सिद्धांत में होता है। पुनर्बलन का प्रयोग किया है। पुनर्बलन शब्द का केंद्रीय शब्द है इस सिद्धांत का, याद रखना, ये भी सही है। स्वतः पुनर्लाभ, स्पोटेनियस रिकवरी, ये मूलतः आईपी पावलो ने किया था, लेकिन ये स्किनर के सिद्धांत में भी ये शब्द प्रयुक्त होता है, स्वतः पुनर्लाभ। ये स्कूल व्याख्याता में भी पहले प्रश्न आ चुका है, इस चीज़ को याद रखना। और चौथा है विलोपन, यानी विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ आईपी पावलो के सिद्धांत में भी होते हैं और स्किनर के भी सिद्धांत में होते हैं कि जब वांछित पुनर्बलन नहीं मिलता है तो उस क्रिया को विलुप्त हो जाता है, विलोपन। तो ये स्किनर ने भी तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये स्किनर के सिद्धांत में मैंने डाल रखे हैं, याद रखना। आप देख लीजिएगा स्किनर वाले में प्रश्न संख्या 35 पे आपको ये तीनों शब्द मिल जाएंगे, तो आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक एक चीज़ आ रही है, प्रश्न संख्या 35 पे मिल जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि नहीं है, बाकी शब्द। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये प्रश्न, किताब में बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या भी कर रखा है। तो अधिगम अक्षम बच्चों शब्द का प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था 1963 में। और उसने कहा था कि अधिगम अक्षम वे बालक होते हैं जिनकी वास्तविक उपलब्धि और जो कार्य उपलब्धि है उसमें बहुत अंतर पाया जाता है, और उन्होंने बहुत सारी विशेषताओं की चर्चा की है। तो मैंने दो जगह इस टॉपिक को अपने रीड किताब में डाल रखा है, एक तो अधिगम वाले टॉपिक में डाल रखा है, ठीक है, एक मैंने व्यक्तिगत भिन्नता वाले जो टॉपिक है उसमें भी अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं की चर्चा की है। तो आपको दोनों जगह ये मिल जाएगा। और अधिगम वाले टॉपिक में प्रश्न संख्या 48 के ऊपर इसका मैंने उत्तर डाल रखा है। सेम 1963 में शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। हर चीज़ किताब में है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य रेट के सिलेबस में नहीं डाल रखा, फिर भी मैं आपको निवेदन करूंगा कि किताब को हल्का सा पढ़ के जाएं। बहुत पॉजिटिव आंसर देना है, फिर भी कंप्लीटली सामान्य रूप से प्रश्न किताब से आया है। पॉजिटिवली सोचना है, ऐसे समायोजन योग्यता होती है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होंगे, अस्वस्थ होंगे वो अपरिपक्व हो जाएंगे, आत्मविश्वास इनका बहुत अच्छा होता है, असहनशीलता के स्थान पे सहनशीलता, ये चारों विशेषता थे। देख लियो किताब को, जो आपने प्रश्न संख्या 125 उसके ऊपर शुरुआती विशेषता डाल रखी है मैंने कि अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विशेषता है। आप कह दोगे गुरुजी देख लो, आप 125 के पृष्ठ पे सब के सब डाल रखे हैं, वहाँ मैंने लिख रखा है सहनशीलता, जबकि ऑप्शन में क्या आ गया? असहनशीलता आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असहनशीलता हो जाएगा। ये 125 के पृष्ठ पे आपको अवनी मनोविज्ञान में मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन रेट के सिलेबस में टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक से प्रश्न आया है। अब देखिए, मनोविज्ञान की शाखाओं के नॉर्मली किताब में नाम ही डाले जाते हैं क्योंकि इनका वर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्लास में जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको पता है कि मैंने इनके बारे में बताया है, और जो बच्चा पढ़ा हुआ उसको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। दैहिक मनोविज्ञान यानी शारीरिक जो मनोविज्ञान है, इसमें शारीरिक परिवर्तनों की शारीरिक विकास की व्याख्या की जाती है, याद रखना। नैदानिक मनोविज्ञान में कारणों का पता लगाना, ठीक है, ये भी अपनी शाखा है। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान जिसको पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें मैंने किताब में लिखा है मन से परे, किताब में लिख रखा है मैंने मन से परे, आप देखना प्रश्न संख्या 3 पे डाल रखा है, इसके ऊपर मन से परे शब्द लिख रखा है मैंने, ठीक है ना, मन से परे ये लिख रखा है। प्रश्न संख्या 03 पे मिलेगा मन से परे। और विकासात्मक मनोविज्ञान जो जीन पियाजे ने दिया है, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। तो यहाँ सिंपल सी बात है, मन से परे चीज़ें क्या होती हैं? आत्मा है, पुनर्जन्म है, टेलीपैथी, ये सब मन से परे हैं, ठीक है। तो अतीन्द्रिय मनोविज्ञान वही चीज़ है, उन चीज़ों का अध्ययन करता है। और भूल भुलैया जो मूवी बनी थी वो इसी पे बनी थी, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 3 पे मैंने डाल रखा है उत्तर अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चिंतन, मैंने कहा कि चिंतन बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाना है। चिंतन, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी चिंतन किताब में है कि नहीं है। शुरुआती जो एडिशन था उसमें जो विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग वाला टॉपिक है 11 नंबर 12 नंबर का, उसमें जो मैंने रुचि, अभिवृत्ति, आदतें, वहाँ उस जगह चिंतन को डाल रखा है। बाद के तो थोड़ा बहुत सिलेबस डाल के थोड़ा चेंज किया, मामूली सा। आपको नई लाने की आवश्यकता नहीं, जिनके पास जो है वही रखनी, याद रखना। इससे ये मत सोचना कि गुरुजी नई लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कोई नई लाने की आवश्यकता नहीं, कोई मेजर चेंज नहीं है, वही किताब है, याद रखना। थोड़ा बहुत मामूली सा चेंज किया गया था, कोई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जो गलतियां थी उनको सुधारा गया था। जो 7-8 क्वेश्चन है वो भी मैं हल करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव किताब जरूर आप ले लेना,
तो इसमें कौन सा यथार्थवादी चिंतन, तो चिंतन के जब प्रकार पढ़ते हैं, चिंतन दो प्रकार का होता है, एक होता है सवली यानी कल्पनात्मक चिंतन और एक होता है यथार्थवादी चिंतन। तो यथार्थवादी के तीन प्रकार होते हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन जिसको सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं, और आलोचनात्मक चिंतन। तो यथार्थवादी के ऊपर वाले तीनों प्रकार हैं, लेकिन जो नीचे वाला है वो क्या है, सवलीन, ये अपने आप में एक अलग चिंतन होता है, ये मुख्य रूप से चिंतन के दो प्रकारों में आता है। तो यथार्थवादी के ऊपर वाले तीनों प्रकार हैं, जबकि सवलीन नहीं होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सवलीन। तो ये चिंतन टॉपिक में मैंने डाल रखा है। तो शुरुआती वाला एडिशन है उनमें तो विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग वाले टॉपिक में मिलेगा, और अपना जो नई अभी जो आरपीडी का जो ये युद्ध पाठशाला लिखा मिलता है उसमें जो मिलेगा वो प्रश्न संख्या 84 पे जो मैंने मानसिक क्रियाएं डाल रखी हैं मानसिक विकास के साथ, उसमें चिंतन टॉपिक मिलेगा, वहाँ मैंने डाल रखा है। आगे देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादन जो किया था वो डेनियल गोलमैन ने 1995 में किया था। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जब सब प्रश्न आ जाता, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो याद रखना, हमेशा याद रखना, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 1990 में किया था। कब किया था, 1990 में। अमेरिका के ही हैं, और बहुत प्रश्न आ रहे हैं इनके ऊपर, याद रखना। इनकी किताब का नाम था व्हाट इज ईआई, ठीक है ना, संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास, इनकी दो किताबें थी, और इस किताब में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता प्रतिमान दिया, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि की 4 विशेषता भी इन्होंने बताई हैं। तो ये बहुत अच्छा बिंदु है, बुद्धि के साथ डाला हुआ है। और प्रश्न संख्या जो है आपको 143 पे जो है मैंने अवनी मनोविज्ञान जो रिट वाली उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, देख लेना। कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप नहीं भी पढ़ा है तो भी उत्तर दे सकते हो, याद रखना, नहीं भी पढ़ा ना तो भी उत्तर दे सकते हो। अयोग्य बालक के व्यवहार का विश्लेषण कर अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के प्रयास जानने पर आधारित है। तो मनोविश्लेषण में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है, अधिगम योग्य बाल की चर्चा ही नहीं है, तो आपको दिमाग में लाना कि ये तो अधिगम योग्य बाल चर्चा नहीं करता। व्यवहारवादी उपागम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कोई कर सकता है। बहुइंद्रिय उपागम एडगर डेल का है, तो इसमें भी कहीं इस बात की चर्चा नहीं की गई है। व्यक्तिक अनुदेशन उपागम जो केलर ने दिया था, मैंने जो शिक्षण नीतियां व व्यूहरचनाएं वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, जो अवनी मनोविज्ञान है उसमें एक स्वतंत्र के पृष्ठ में मैंने जो शिक्षण नीतियां व्यूहरचनाएं डाल रखी हैं, वहाँ एक टॉपिक डाल रखा है व्यक्तिक अनुदेशन उपागम जो फ्रेड एस केलर ने दिया था। वो इस बात की चर्चा करता है कि जो अधिगम न्यूनता बालक है इनकी व्यक्तिगत रूप से इनकी गति के अनुसार शिक्षण देना, इनको पूर्ण बलन देना, इनको सिखाना। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्तिक अनुदेशन उपागम। कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। आप देखो ये प्रश्न, चाहे आप में इनमें से 2 या 3 आदमियों को आप ऑलरेडी जानते हो, एक आदमी आपके लिए नया है, बाकी 3 को तो आप जानते हो। कई बच्चे कई गुरुजी कोम्बस तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अरे जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। देखिए कैसे, फ्राइड किसका समर्थक है, फ्राइड है मनोविश्लेषणवाद का, तो ये तो हो नहीं सकता। मेस्लो किसका समर्थक है, मानवतावाद का। 1962 में इसने मानवतावाद की स्थापना की थी, तो मूल प्रतिपादक है। कार्ल रोजर्स भी मानवतावादी का है, ठीक है। आर्थर कोम्बस, यानी फ्राइड तो हो नहीं सकता, तो फिर कौन होगा, आर्थर कोम्बस। आर्थर कोम्बस ने और सिनेग ने, एक व्यक्ति का नाम और बता रहा हूँ मैं, आर्थर कोम्बस और सिनेग दोनों ने मानवतावाद का समर्थन किया है। ये प्रतिपादक नहीं है, प्रतिपादक मेस्लो रोजर्स हैं, लेकिन आर्थर कोम्बस और एक व्यक्ति का नाम और बता रहा हूँ सिनेग, और एक व्यक्ति और भी देख सकते हो मार्गरेट मिड, इन्होंने समर्थन किया मानवतावाद का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोम्बस हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने किताब में डाल रखा है, प्रश्न संख्या 04 पे सब संप्रदायों का चर्चा कर रखी है, तो आप देख सकते हो। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आ गया, जीन पियाजे पे 100% प्रश्न आएगा। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई हैं मैंने, और 4 अवस्थाएं मैंने पूरी यूट्यूब पे पढ़ा रखी हैं। यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाले हैं वो सब जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेपर एनालिसिस कराऊंगा ये तो देखना ही देखना है। तो जो चौथी अवस्था है उसमें मैंने क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, बड़े बड़े अक्षरों में मतलब हेडलाइन लगा रखा लिख रखे, चौथी अवस्था में परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का विकास कौन सी अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल क्या होता है, 11 या 12 वर्ष से 15 वर्ष, ठीक है। तो ये मैंने किताब में मोटे मोटे अक्षरों में डाल रखा है, 39 के पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा जीन पियाजे में। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है, बहुत ईजी प्रश्न है। जन्मजात और अर्जित प्रेरक का वर्गीकरण किसने किया, अब्राहम मेस्लो ने किया। और मेस्लो ने जन्मजात में कौन से बताए, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ठीक है। तो यहाँ कौन सा जन्मजात दिख रहा है आपको, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताब के 64 नंबर के पृष्ठ में मैंने मेस्लो के वर्गीकरण में लिख रखा है।
कौन सा मनोविज्ञान का, ये सबसे नया प्रश्न है, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? अब देखो ये प्रश्न बहुत नया प्रश्न है, मतलब ईमानदारी से बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये प्रश्न भी आ सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि स्कूल व्याख्याता वाली किताब में 100 नए पेज जोड़ने का रीज़न ये था कि आप कहते हो कि किताब हार्ड है, अब जो नई आएगी तो वो तो और भी हार्ड लगेगी, आपको लगेगा गुरुजी तो आप पेपर ही ऐसे आने लग गए, बताओ अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे ज़्यादा मेहनत मेरे को करनी पड़ रही है। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी में बता दूं आपको क्या है, ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा है इसको, ठीक है। ये नेट में भी पहले प्रश्न आया था, लेकिन किताब में नहीं डालने का रीज़न ये था कि कभी लगा ही नहीं कि ये चीज़ भी पूछ सकता है क्या। तो ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो होती है वो अवलोकनीय व्यवहार पे बल देता है, ये उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य ट्रांसफॉर्मेशन पे बल देता है, याद रखना, ठीक है। और उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध में बल देता है वो विचारधारा कौन से, व्यवहारवादी है। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी वही है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, याद रखना। इकोनॉमिक्स में भी ये सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अवलोकनीय व्यवहार जो है उस पर स्पेशली बल दिया जाता है इसमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद। क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद। 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेशमर द्वारा नहीं दिया गया है? देखिए क्रेशमर कौन है, जिसने शारीरिक गठन पे व्यक्तित्व का विभाजन किया। इनका प्रकार प्रारूप उपागम में आता है और इन्होंने 1925 में दिया था, किताब का नाम था फिजिक एंड करेक्टर, ठीक है। तो 1925 में इन्होंने वर्गीकरण किया और इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार। पहला प्रकार जो है वो एक प्रकार से सुडोल का है, जो हष्टपुष्ट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, समायोजित होते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं लंबा कायल, जो आलसी, चिड़चिड़े, निराशावादी, कल्पनावादी, ठीक है ना, सिजोआर्ड, ठीक है। और चौथे होते हैं गोलाकाय, जो साइक्लोआर्ड बोलते हैं, जो मोटे गोल मटोल होते हैं। और चौथा होता है विशालकाय। तो यहाँ कौन सा प्रकार नहीं दिया इन्होंने, 3 तो मिल गए हमें, लेकिन कलात्मक जो प्रकार दिया था वो स्प्रेंगर ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। और ये भी अपनी किताब में अच्छे से डाल रखा है, 105 के पृष्ठ पे व्यक्तित्व में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छे से देख के जाना। और ये मैंने व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो टॉपिक है ना, व्यक्तिगत भिन्नता वाला, उसमें लास्ट में डाल रखा है अलाभान्वित बालक के बाद अधिगम अक्षम बालक। और उसमें लिख भी रखा है मैंने विशेषताओं में सावैंगिक अस्थिरता, मैंने लिख रखा है कि संवेगात्मक रूप से अस्थिरता, ये लिख रखी है मैंने विशेषता, मिला लेना चाहिए किताब में, देख लेना, ठीक है ना। आप 158 के प्रश्न में मिला लेना, ये चीज़ सेम टू सेम लिख रखी है। अव्यवस्थित अवधान, यानी इनकी मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, भी लिख रखा है, ध्यान नहीं लंबे समय तक दे नहीं पाते हैं। आवेगिता मतलब इनको एक प्रकार से अपने आप को अस्थिरता के रूप में यूज कर सकते हो, गुस्सा, आक्रामक स्वभाव हो जाता है इनका, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, दृश्यकरण की योग्यता इनकी कमजोर होती है, जबकि इसमें लिख रखा है प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं उनकी प्रत्यक्षीकरण, डिस्ग्राफिया के बच्चों की प्रत्यक्षीकरण सबकी कमजोर होती है, जबकि इसमें प्रत्यक्ष प्रभाविता लिख रखा है। तो इसके तीनों विशेषताएं आपके समझ में आ गए। चौथा मतलब इसमें गलत डाल रखा है, तो ये भी अपने डाल रखा है प्रश्न संख्या 158 के प्रश्न में मैंने व्यक्तित्व भिन्नता में डाल रखा है, देख लेना। लुप्त अधिगम संप्रति को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार कहते हैं गुरुजी पेपर बहुत, अरे पेपर हार्ड के वही चीज़ें हैं। देखो अब इजी पेपर है, अब जिसने पढ़ा है उसको, अवनी मनोविज्ञान जिसने पढ़ी है उसको हार्ड लगेगा नहीं। पूरी किताब में मैंने एडवर्ड टोलमैन को इतना डिटेल में डाल रखा है और एक एक चीज़ डाली है, आप देखना ये शब्द सेम टू सेम मिलेगा। लेटेंट लर्निंग है ना, लुप्त अधिगम, गुप्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम, ये पूरा का पूरा इंग्लिश वर्ड भी मैंने डाल रखा है और ये भी डाल रखा है, आप देख लेना। ये प्रश्न संख्या 43 पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा डाल रखा है। किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अधिगम को व्यक्त नहीं करता है जब तक उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एडवर्ड टोलमैन। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? बहुत इजी प्रश्न है। मोटिवेशन सर्किल मैंने आपको यूट्यूब पे भी समझा रखा है कम्प्लीटली, और उसमें बताया है पूरा का पूरा। मोटिवेशन सर्किल में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, कौन कौन सा? आवश्यकता, चालक और तीसरा उद्दीपन या प्रोत्साहन। तो आवश्यकता है ही, अंतर्नोद भी दे रखा है, चालक हो गया, प्रोत्साहन भी दे रखा है। तो कौन सा नहीं है? सवेंग नहीं होता, याद रखना। क्या नहीं होता? सवेंग नहीं होता। तो ये यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ और किताबें भी 64 के प्रश्न पर डाल रखा है। रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। बहुत से बच्चों को लगा होगा गुरुजी ये प्रश्न तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए। ये प्रश्न कैसे नहीं पढ़ा आपने? ये प्रश्न भी आपने पढ़ रखा है, मैं बताऊंगा आपको। अब आपको तुरंत देख के समझ में होगा, अरे गुरुजी बहुत हार्ड प्रश्न है, कहीं दे ही नहीं रखा। कैसे नहीं दे रखा? अवनी मनोविज्ञान में दे रखा है, इसको बताओ। आपका तो गुरुजी नहीं दे रखा, मैं कहूँगा दे रखा है। सृजनात्मक जो बच्चे हैं उनको मैंने, रचनात्मकता और सृजनात्मकता क्या एक ही बात है? तो सृजनात्मक बालकों की के सोपान दे रखे हैं मैंने, सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं। तो सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं में मैंने पहली चीज़ ये दे रखी है, आयोजन,
इंग्लिश में लिख रखा है प्रिपरेशन, देख लेना आप चाहिए। इंग्लिश में मैंने क्या लिख रखा है, प्रिपरेशन, आयोजन, आयोजन प्रिपरेशन तैयारी, पहला तैयारी हो गया। फिर दूसरा मैंने लिख रखा है उद्बोधन, ठीक है, चिंतन करना, परिपाक, इसमें शब्द दे दिया परिपाक, इंग्लिश में वही शब्द मिलेगा, ठीक है। तीसरा मैंने लिख रखा है समस्या का समाधान नजर आना, ठीक है ना, क्या लाना, समस्या का समाधान नजर आना, ठीक है। तो अचानक से समस्या का समाधान नजर आया, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दी एग्जामिनर ने, अंतर्दृष्टि। आप देखो प्रश्न को आपको यदि आपने वो पढ़ रखा है तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, हाँ सर ने लिख रखा है समस्या का समाधान नजर आना, अंतर्दृष्टि आना, ठीक है। और चौथा मैंने लिख रखा है सत्यापन, प्रमाणीकरण, संशोधन, ठीक है। तो प्रमाणीकरण, संशोधन, सत्यापन, ये शब्द मैंने लिख रखा है, मतलब चारों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किताब में अपने सृजनात्मक बच्चों की विशेषताओं में मैंने डाल रखा है, 162 के पृष्ठ पे देख लेना आप, पूरे की पूरी चारों मिल जाएंगे। इसलिए हर चीज़ आई है, आप तो विश्वास रखो बस। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयुष्मान बताया, पूरा यूट्यूब पे समझा दिया मैंने, इस पे लगातार प्रश्न आ रहा है। चौथी अवस्था जो बताई थी इसने, परिश्रम प्रिय बनाम हीनता, ठीक है, ये कितने वर्ष होती है, इसको 6 से 11 कह दो या 6 से 12 कह दो, तो यहाँ 6 से 11 ऑप्शन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 से 11, ठीक है। यहाँ बच्चा विद्यालय में जानता है, मेहनत करता है, इसको उद्यम बनाम हीनता भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। ये अपना प्रश्न संख्या जो है वो 90 के ऊपर आपको मिल जाएगा, 90 है ना, 90, हाँ 90 पे मिल जाएगा, देख लेना, आगे पीछे हो सकता है। कौन सा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान, देखिए पहला टॉपिक है ये। तो मनोविज्ञान का विकास 4 रूप में होता है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसने कहा, प्लेटो, अरस्तु, देकार्त, ठीक है। तो यहाँ प्लेटो भी है, अरस्तु भी है, देकार्ते भी है, लेकिन वुंट है वो दे रखा है। वुंट जो था वो चेतना के विज्ञान के समर्थक थे, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, वुंट जो है वो गलत ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा वुंट, ठीक है। तो वुंट आपको नहीं करना, ये प्रश्न संख्या जो है वो 2 के ऊपर मैंने डाल रखा है, इसको देख लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। किताब में जो मैंने आईपी पावलो के सिद्धांत के नाम बता रखे हैं उसमें नीचे नीचे डाल रखा है एस प्रकार का अनुबंधन, पूरा का पूरा एज इट इज नाम लिख रखा है एस प्रकार, यानी उद्दीपक इसमें प्रधान होता है, इसलिए इसको एस अनुबंधन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न संख्या 30 पे मैंने डाल रखा है। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा, पहले भी कहा है कि विलियम मैकडूगल को पढ़ना, बाकी मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से कोशिश करूंगा कि मेरा यदि बैठा व्यवस्था तो एक छोटा सा पारिश्रमिक भी रखेंगे ताकि आप पे एक प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है। और उसके माध्यम से एक अच्छी वाली कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता, वक्त मिला, परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो मैं निश्चित रूप से 10 टेस्ट का एक ऐसा शेड्यूल जारी करूंगा कि आपको मैं टॉपिक वाइज कहूँगा कि आज ये टॉपिक तैयार करना है, फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, उस टेस्ट से आपका पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा टॉपिक, एक एक चीज़ उसके एनालिसिस के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले चैलेंज दूंगा आपको और फिर मैं उस चैलेंज को करूँगा, ये मेरा विचार है, उम्मीद करता हूँ कि सफल होगा। 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने। तो भय का संवेग किससे जुड़ा हुआ है बता दूं, सबसे पहली मूल प्रवृत्ति पलायन होती है और सबसे महत्वपूर्ण संवेग भय होता है, किसने कहा था, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। ये 1908 में अपने जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था, तो भय का संवेग 14 के 14 याद करके जाने आप, ये 92 के प्रश्न में अपने डाल रखा है, ठीक है। प्रकार्यवाद, देखो पहले टॉपिक से बहुत प्रश्न आया जबकि अपने रेट में सिलेबस में नहीं। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक, प्रकार्यवाद क्या था, संरचनावाद के विरोध में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1895 एक प्रकार से इसकी डेट मानी जाती है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन चलता है। प्रकार्यवाद के अनौपचारिक मूल संस्थापक विलियम जेम्स थे और इसका विकास जो किया था वो थॉर्नडाइक है, जॉन डीवी है, E.H. कारर है, ठीक है। इन्होंने स्पेशली इसका विकास किया था और ये चेतना के कार्यों के अध्ययन पे बल देता है, हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनकी बात करता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स, ठीक है। और इसका प्रश्न संख्या 03 पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं, देखो बाल विकास के सिद्धांत 14 सिद्धांत होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनको आराम से समझना है। तो इसमें ये पूछ रहा है सिद्धांत कौन सा नहीं है, रेट में भी लगातार यहाँ से प्रश्न आता है, याद रखना। तो पहला दे रखा है सातत्य, अब आप कन्फ्यूज हो जाओ गुरुजी, सातत्य का सिद्धांत कौन सा, सातत्य एक सतत विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, एक ही बात है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना। सतत विकास है, होता है, लगातार चलता रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी अपनी किताब में डाल रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है, सबका अलग अलग होता है। पैटर्न की एकरूपता, समान पैटर्न नाम मैंने डाल रखा है कि समान पैटर्न का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, मनुष्य धरती के किसी भी कोने में पैदा हो जाए उसका विकास एक ही पैटर्न से होगा और वो पैटर्न क्या होता है, सिर से
पैर की ओर या केंद्र से दूर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। और चौथा दे रखा है विशिष्ट से सामान्य। देखिए विशिष्ट से सामान्य केवल नैतिक विकास होता है, बाकी कोई भी विकास नहीं होता। तो विकास का सामान्य सिद्धांत जो है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, इसलिए चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये भी किताब में मैंने डाल रखा है, इसको याद रखना। और ये अपना जो है 72 के पृष्ठ पे ना, 72 के पृष्ठ पे आपको ये मिल जाएगा। विकास के सिद्धांतों में कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्ष का अध्ययन करता है? एक एक प्रश्न किताब में से, एक एक प्रश्न किताब में से एज इट इज सेम के सेम लाइन मिलेगी आपको प्रश्न संख्या 04 के ऊपर पूरा डाल रखा है मैंने। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाएं, चिंतन, स्मृति, भाषा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे स्पेशली। अब एक हिस्ट्री में एक प्रश्न आरपीसी में आया था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया और हमेशा इसका उत्तर जीन पियाजे माना जाता है, लेकिन अब इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं। मतलब आरपीसी की स्थितियाँ ये हो रही हैं कि पहली बार आंसर की में जो उत्तर मान लिया ठीक है वो हो गया। अब दूसरी आंसर की में मान लो आपने कोई भी किसी भी किताब का कोई भी लगा दिया ना लॉजिक, तो उस प्रश्न का उत्तर वो मान लिया जाता है या डिलीट कर देते हैं। अब इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। अब उन बच्चों के लिए कितने गलत होता है कि बच्चा मेहनत से सही करके आता है और कुछ बच्चे इतने आरामी होते हैं, मतलब उनका उद्देश्य होता है कि कैसे उनका गलत हो गया तो वो पता नहीं कहाँ कोई किताब का कोई ना कुछ लगा देंगे। आरपीसी की स्थितियाँ ये हैं कि ये कभी भी एक्सपर्ट्स को इनको बुलाना चाहिए, कम से कम ऐसे प्रश्नों को डिलीट नहीं किया जाए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक जो है वो पिता जो है जीन पियाजे को माना जाता है, सही है एकदम से, फिर भी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। बड़ा दुख होता है मुझे कि स्थितियाँ देखो कितनी बुरी हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप। आगे देखो, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और सब बच्चों को पता भी है, क्लास में बहुत बार बताया है मैंने। ठीक है, अब तो वैसे भी ऑफलाइन शुरू हो रही हैं, कोशिश करेंगे स्पेशल साइकोलॉजी के पेजेज में शुरू करूं बहुत अच्छे से, जिसमें आपको अच्छी गाइडेंस भी मिले, एक एक चीज़ बताऊं भी आपको। ठीक है, ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रयास रहेगा, ऑनलाइन तो खैर मैं कर ही रहा हूँ। तो यहाँ समझना क्या है, समझो। देखो विकास की कौन सी अवस्था जो है भी मायने बच्चों समान आपके सागड़, मतलब लड़की लड़की के सागे करेगी, लड़को लड़का के साथ करो, के करेगो मित्रता करेगो। ठीक है ना, तो या शेष अवस्था और किशोर अवस्था, इनमें दोनों में उल्टा काम प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में काम प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए क्या होता है, बच्चा समान लिंग के साथ बातें करता है। तो समलिंग की जो प्रवृत्ति होती है वो कहाँ होती है? बाल्य अवस्था में होती है। मैंने एक बाल्य अवस्था की विशेषताओं में एक शब्द डाल रखा है, लैंगिक अलगाव। लैंगिक अलगाव का मतलब होता है 8वें वर्ष से बच्चा लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ। ठीक है, इसी प्रकार मैंने विशेषता डाल रखी है समलैंगिक मित्रता। ठीक है ना, ये मैंने दोनों चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, याद रखना। 89 के पृष्ठ पे ना, जब अपन पढ़ते हैं सामाजिक विकास में डाल रखी है मैंने, तो वहाँ में डाल रखा समलैंगिक मित्रता। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था कौन सी है इसमें से? 10 से 12 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ समलैंगिक मित्रता कौन सी होती है? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीन पियाजे पहले प्रश्न नहीं आते थे नैतिक विकास, आजकल बहुत प्रश्न आता है। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत ये पढ़ के जाओ। अब देखो जीन पियाजे को नैतिक विकास सिद्धांत है भी कि 4 अवस्था बताई उप अवस्था, तो और 2 अवस्था बताई मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था को बोलते हैं एक तो प्रायता अवस्था और एक स्वायत्तावस्था। तो स्वायत्तावस्था का कार्यकाल तो ये 9 वर्ष से ऊपर मानता है। क्या मानता है? 9 वर्ष से ऊपर वाले को तो स्वायत्ता मानता है, और ये 2 से 8 वर्ष या 7 वर्ष को क्या मानता है? प्रायता मानता है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि 2 से 7 या 8 वर्ष का समय कौन सा है, तो 2 शब्द तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 5 से 8। प्रायता अन्योन्यता का मतलब होता है कि बच्चा दबाव मानता है, पुरस्कार दंड ये सब चीज़ें उसके नैतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 से 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से 8, 5 से 8 हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कुछ बच्चे की 0 से 5 भी बता सकते हैं, क्योंकि 0 से 5 भी प्रायता वैसे 2 से शुरू होती है प्रायता, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ज़्यादा सही 5 से 8 वर्ष होगा इसका। अंतिम प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम नहीं है। बहुत ईजी प्रश्न है ये। जो पियाजे वाला है मैंने किताब के 95 के पृष्ठ पे डाल रखा है, याद रखना, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। और थॉर्नडाइक का जो नियम है वो 3 मुख्य नियम होते हैं, आपको पता है, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम। सामान्यीकरण का जो नियम होता है वो इसमें गौण नियमों में आता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें मुख्य नियम कौन सा हो जाएगा? सामान्यीकरण का नियम हो जाएगा। ये आपको देखना है, ये प्रश्न संख्या 27 पे मैंने डाल रखा है। तो इस पेपर का आप एनालिसिस कीजिएगा, मैं बहुत सारे पेपर हल करवा दूंगा, प्लस 10 जो टेस्ट लेके आऊँगा उसमें आज तक के जितने 20 साल के पेपर हुए हैं उनके मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल के पेपर बनाऊंगा, तो उससे आपका और सब कुछ रिपीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, याद रखना,
बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, हताश मत हो जाना। कोई भी कोचिंगों के इनके मतलब चक्रव्यूह में आके ऐसे सोचने लग जाओ कि गुरुजी पता नहीं हमारा तो क्या होगा, दबाव में आ जाने लग जाएंगे। हार मत जाना, मन से बाकी सब जीत जाओगे। पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करनी है, और मेरे स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से आप कभी हार नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद।